टाइम्स पंजाब देख रहे दर्शकों का स्वागत है। लाइव में आपके साथ जुड़ चुकी हूँ। एक ऐसे सेंसिटिव मुद्दे पर आज बात करेंगे। धरती का स्वर्ग कहे जाने वाला कश्मीर, हर एक का सपना, हर एक का ड्रीम डेस्टिनेशन। बहुत सालों से तो लोगों का यही एक सपना बन के रह गया था कि कश्मीर घूमने जाना है, लेकिन कहीं ना कहीं टेररिस्ट के डर के कारण कश्मीर के रास्ते हम सभी के लिए बंद थे। लेकिन कुछ साल पहले सैलानियों के लिए पूरे तरीके से कश्मीर खुल गया। जी हाँ, और लाखों की तादाद में सैलानी पर्यटक वहां पे पहुंचने भी लगे। लेकिन आज हम करंट सिनेरियो की बात करें तो सभी ने देखा कि कल कश्मीर में बैसरन घाटी में क्या हुआ। एक ऐसा नरसंहार जिसने सिर्फ भारत की नहीं, पूरे दुनिया में हर एक शख्स की रूह को कपा दिया, क्योंकि कश्मीर धरती का स्वर्ग एक ऐसी जगह है जहां सिर्फ भारत से ही पर्यटक नहीं पहुंचते, वर्ल्ड वाइड हर एक शख्स का सपना होता है, हर एक शख्स का ड्रीम डेस्टिनेशन होता है वहां पे पहुंचना। लेकिन कल बैसरन घाटी में एक नरसंहार हुआ। जी हाँ, टेररिस्ट अटैक, जहां पर 30 से ज्यादा बेगुनाह लोगों की जान चली गई। और उसी मुद्दे पर बात करने के लिए आज हमारे साथ दो पर्सनालिटीज जुड़ चुके हैं। हमारे साथ कर्नल DS गरेवाल जी जुड़ चुके हैं, साथ ही साथ आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रज्ञा शर्मा जी जुड़ चुके हैं। सर, स्वागत करना चाहेंगे आपका टाइम्स पंजाब टीवी में। प्रज्ञा मैम, आपका भी स्वागत है। सर, ये जो कल सारा सीन पूरे दुनिया ने देखा है, सर कहीं ना कहीं आप कर्नल रह चुके हैं, सर बहुत कुछ आपने देखा है। और कश्मीर की बात करें तो सिर्फ सपना एक लोगों का कि धरती का स्वर्ग, धरती का स्वर्ग, लेकिन जैसे ही वो खुला, रास्ते खुले, तो लाखों की तादाद में लोगों ने कश्मीर जाना शुरू कर दिया। कल भी वही एक सपना लेके पर्यटक वहां पे पहुंचे हुए थे, लेकिन जो हुआ वो कहीं ना कहीं आज सबके लिए बहुत बहुत ज्यादा डराने वाली तस्वीर है। सर, क्या कहना चाहेंगे सारे मुद्दे के बारे में? पहली बात तो ये है कि हमें इस घटना से कि उसका इरादा कश्मीर को लेने का है जो उसने डिक्लेयर कर दिया था, और साथ ही साथ LET के डिप्टी चीफ ने भी स्टेटमेंट में कहा था कि हम कश्मीर को अपना हिस्सा जल्दी ही बनाएंगे। उसने तो डेट भी दी थी 2026 की। इसका मतलब हमें जो है हर तरह से सतर्क रहना चाहिए था। लेकिन सबसे जो बड़ी बात थी कि इसमें सब तैयारियां जो है, स्ट्रेटजी जो है, पूरी प्लान की गई थी। हर किस तरह से, कहाँ, कब जाना है, क्यों 3 जगह रैकी की गई थी। इस जगह की रैकी इसलिए की गई थी कि यहाँ मदद जो है आनी मुश्किल है, इंटेलिजेंस की सिक्योरिटी कम होगी, और ये ऐसा इलाका था यहाँ से अटैक करके या हमला करके निकला जा सकता था, क्योंकि वहाँ से खास करके पहलगाम गांव के पास से पीछे जंगल ही जंगल है, जो आगे रजौरी के रास्ते अगर पाकिस्तान को जाना हो, और दोबारा जो आज़ाद कश्मीर जिसको ये बोलते हैं, उस इलाका में मुजफ्फराबाद खास करके यहाँ इनके मेजर कैंप हैं, जिनमें यहाँ ये इन्होंने प्लानिंग की थी। मुजफ्फराबाद और कराची, इन दोनों जगह पे प्लानिंग की गई थी, और हाई लेवल इसकी प्लानिंग और आर्मी की ISI के साथ मिलकर ये प्लानिंग तैयार की गई थी, इसकी रैकी की गई थी, और इसको जो है कार्यान्वित करने के लिए पूरा सिस्टम एक सेट किया गया था। इनको ऐसे हथियार दिए गए थे जो मिलिट्री ग्रेड के हैं। MMG दी गई, LMG दी गई थी। सिर पे जो है कैमरे ऐसे लगाए गए थे, जब हम फौजी खास करके जब जाते हैं खास एरिया में। और जो सेट थे वहाँ तो सैटेलाइट पीछे ने छोड़ दिया था, एक मोबाइल, जिसे साफ जाहिर था कि उनके किसी लोअर लेवल पे तैयारी नहीं, बहुत हाई लेवल पे ये तैयारी हुई थी। और सबसे बड़ा जो है ये मानना था कि इनके पीछे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ खुद था, क्योंकि जिस हिसाब से उसने 16 अप्रैल को बयान दिए थे, उसमें साफ कहा था कि हमारा देश जो है वो 2 नेशन थ्योरी पे निर्भर है, इंडिपेंडेंट है, वो किसी का हिस्सा नहीं है। और जो हमारे बड़ों ने ये प्लान बनी है, उसने साफ कहा था मुसलमान अलग है, हिंदू अलग है, हमारा हिंदुओं के साथ ना कोई रिश्ता है, ना कोई नाता है, ना कोई सभ्याचार मिलता है, ना कुछ और है। उसने तो बहुत कुछ कहा था कि मुसलमान
अलग हैं, हिंदू अलग हैं, और हमें इस टू नेशन थ्योरी को ही डेवलप करके आगे बढ़ना है। और इसमें से एक दिफाड़ करने का, दो धर्मों को दिफाड़ करने का ये बयान का असली असर तब देखा गया जब उन्होंने, खास करके आतंकियों ने, और जो टेररिस्ट हैं तकरीबन वो आबादी में पहुंचे हुए तकरीबन 1000 के करीब थे, लेकिन इन्होंने जब अटैक मारा तो उन्होंने सबसे पहले यही पूछते थे, क्या तू हिंदू है कि मुसलमान है, तेरा नाम क्या है, अगर तू मुसलमान है या हिंदू है तो पहले कलमा पढ़, अगर कलमा नहीं पढ़ेगा तो गोली मार देते थे। अगर जिसने कलमा पढ़ भी लिया उसको भी गोली मारी, क्योंकि एक मुसलमान को भी मारी गई है गोली, जो कश्मीर का ही था। बिल्कुल। तो इस तरह ये एक प्लान थी धर्मों को बांटने की। दूसरी प्लान थी एक, खास करके जब हमारे यहाँ वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका के वहाँ से आए हुए हैं और हमारे प्राइम मिनिस्टर सऊदी अरेबिया में गए हुए हैं, एक तरह का मशहूरी का तरीका, जिस तरह से पहले 36 सिंहपुरा में घटना हुई थी, वैसी घटना एक पैदा करके एक मशहूरी प्रचार सारी दुनिया में हो जाए और कश्मीर का मसला मशहूर करने का ये उनका एक बड़ा इरादा था। और इसके साथ ही उनको यहाँ ने कहा कि बैसरन घाटी कहीं ना कहीं एक अनएक्सप्लोर्ड जगह थी, जहां पे अगर हम बात करें तो पहुंचना टूरिस्ट का इजी नहीं था, थोड़ा सा चैलेंजिंग भरा रास्ता रहता है। लेकिन जैसे आप इतने सारे आर्टिकल्स लिखते हैं और एक इंडिकेशन आपकी तरफ से पहले ही दे दी जा चुकी थी कि इस तरीके का अटैक हो सकता है, क्या J&K की गवर्नमेंट है वो टूरिस्ट को इस चीज को लेके पहले ही अलर्ट कर सकती थी कि इस तरीके का कोई भी अटैक हो सकता है टेररिस्ट की तरफ से? मैं वैसे थोड़ा सा हैरान हूँ, ज़्यादा कहना भी नहीं चाहूँगा। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को जागना पड़ेगा थोड़ा, क्योंकि मैं देख चुका हूँ जब 1999 में कारगिल अटैक हुआ था, जिस तरह मुशर्रफ ने चुपके से आके हमारी पहाड़ियों को ऑक्यूपाई कर लिया था और उसको खदेड़ना बहुत भारी पड़ा था, हमें बहुत खून बहाना पड़ा था। उससे हमें सबक ले लेना चाहिए था कि उनका तो ये इरादा ही है कि हमने कश्मीर को इस्तेमाल करना है अपनी मशहूरी के लिए, या ऑक्यूपाई करने के लिए, या कुछ करने के लिए। इसलिए हमें, क्योंकि वहाँ से तकरीबन 1.5 लाख सेना थी जो कम कर दी गई है, जो नहीं करनी चाहिए थी। अगर वहाँ जो सेना पूरी होती तो ये घटना नहीं होती, क्योंकि हर जगह जो सेना है, मेन जो इनलेट रास्ते हैं उनको ऑक्यूपाई करती है, अलाउ नहीं करती है किसी तरह भी किसी को। लेकिन ये इतना इलाका, तो सारा जो जंगल है या रास्ते ऊबड़ खाबड़ हैं, पहाड़ी रास्ते हैं, उनको संभालने के लिए ज़्यादा फौज चाहिए थी, और अभी भी फौज चाहिए, क्योंकि अभी तक भी क्लियर नहीं है कि जो जनरल का इरादा कितना बड़ा है। इरादा है जी। ये तो साफ हो गया, कितना बड़ा है उसको पहले हमें तैयार भी होना चाहिए। सबसे पहले कहते हैं कि अपनी डिफेंस मजबूत करो, फिर अटैक करने के लिए तैयारी करो। सबक तो सिखाना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी दुश्मन को, जैसे हमने बांग्लादेश में स्पेशली चुना था इसको दूसरों के ऊपर से, उसका दिमाग ठीक आ जाएगा तो उसको हटाएगा, क्योंकि अगर नहीं हटाएगा तो मुश्किल है उसका भी वहाँ जीना। तो एक बदली की ज़रूरत है, और वो हमारा जो है उसके लिए उनको सबक सिखाना, अच्छी तरह ऐसी नसीहत देना, ऐसी उनकी तरबियत ठीक करना कि दोबारा वो ऐसा सोच ना सके। सर, जिस संगठन ने जिम्मेदारी ली है कि उनका यही कहना है कि ये तो अभी जस्ट एक छोटा सा ट्रेलर था, इसके बाद बड़े बड़े अटैक्स के लिए आप तैयार हो जाइए, क्योंकि हाल ही में हम सब देख रहे हैं कि अमरनाथ की यात्रा भी शुरू होने वाली है। तो उससे पहले आई थिंक क्या ये टारगेट जो किलिंग हुई है, ये अमरनाथ यात्रा को रोकने का एक इंडिकेशन है? नहीं, ये जैसे मैंने बताया था कि इनका टारगेट जो है वो 2026 है। वही आदमी है जिनकी प्लान है कि हम बड़े बड़े हमले होंगे, जिसने बयान दिया है। और पहले भी 2-3 बार ये अमरनाथ यात्रा पे डोडा में और दूसरे एरियो में अटैक कर चुके हैं 2000 में। हाँ, जिसमें हमारी कैजुअलिटी हुई है। और इन, क्योंकि ये आगे यही रास्ता था, पहलगाम से भी एक रास्ता जाता है, गंदारबल से भी रास्ता जाता है, जब ऊपर जाते हैं
तो ये रास्ते जो हैं इनको सेंसिटिव समझना चाहिए था, और इसकी प्रोटेक्शन, इसकी संरक्षण जो है और भी ज्यादा करनी पड़ेगी और करनी चाहिए थी वैसे। जो अगर फौज कम हो गई, जिससे संरक्षण कम हुआ, जिसका ये नतीजा हुआ, इसमें थोड़ी सी गलती हमारी जरूर है कि हमने सोचा कि नहीं, ये जो 370 के बाद अभी शांति हो जाएगी, अभी कुछ के देर बाद हमने इसको कश्मीर को स्टेट आउट दे देना है, सब जो लोग है सेटल हो जाएंगे, जो है एक जो है सरकार आ गई है, लोगों की अपनी सरकार जो अपना इलाका संभालेगी, और सब ठीक चल रहा था। लेकिन अंदर की जो है मूवमेंट्स है, उनका ध्यान कहीं ना कहीं से हट गया, जिसके कारण उन्होंने फायदा लिया। और खास करके जब उनको पता लगा कि ये जगह खाली है, उसी इलाका में उन्होंने 3 जगह रेकी की है, इस इलाका को सबसे सेफेस्ट टारगेट विदाउट एनी नुकसान उन्होंने क्या किया हो। क्या छोले भटूरे कुछ खा रहे थे, हाँ पूछे तेरा नाम क्या है, बोला रामचंद्र जी। अच्छा रामचंद्र जी कहाँ के हो, फलाना, उसी मिसेज से पूछ लिया था, गोली, सारे हाथ चुकाने हो गए। इसी तरह एक नहीं, ये 4 या 5 थे, सभी ने अलग अलग जगह मारना शुरू किया, और विद इन वो 30 to 40 मिनट्स उन्होंने तकरीबन 50 गोलियां जो है फायर की हैं, जिनमें से अभी जो लेटेस्ट सुना है कि 30 का डेथ होगी, अभी 10 और सीरियस है। इसका मतलब ये जो सिस्टम था उनका वेरी वेल प्लान्ड, ट्राइड आउट, रिहर्स आल्सो। रिहर्स मैंने जैसे मुजफ्फराबाद में मैंने कहा है, उसमें उस एरिया में उनके कैंप हैं जहाँ ये पूरी रिहर्सल करते हैं। वीडियो में भी मैंने देखा उनकी रिहर्सल होती है, बड़ी हार्ड रिहर्सल होती है। एक्चुअली ये पता क्या करते हैं, ये कुछ जो गांव के छोरे हैं जिनके पास कुछ नहीं होता काम करने के लिए, भूखे मरते हैं, उनको भर्ती कर लेते हैं, उनको पूरी ऐसी ट्रेनिंग से दिमाग में भर देते हैं, इंडिया आपका दुश्मन है, इंडिया आपको खत्म कर देगा, ऐसी जो है उनकी ब्रेन वॉशिंग करते हैं। लेकिन सर जितने मेल्स को मारा गया, जितने मेल्स को हिट किया गया है, उनकी साथ जो लेडीज थी, फीमेल्स थी, उनको ये कहा गया कि स्पेशली जाके आप मोदी जी को ये मैसेज दीजिएगा। तो कहीं ना कहीं क्या हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है उनको लेके एक रिवेंजफुल वाला जो रवैया है वो देखने को मिल रहा है? नहीं, वो तो साफ ही था, उनके अंदर डर था और डर है और डर रहेगा। मोदी जी का डर उनके दिमाग में और दिल में अभी भी है। अभी भी जैसे हलचल मची हुई है पाकिस्तान में, जिस तरह से उन्होंने अभी गांव के गांव खाली करवा दिए हैं बॉर्डर से। अभी मेरा बेटा बता रहा था एक दूसरा कि उन्होंने सारे भी जितने बांकरों में छुपे हुए हैं अपना सिर भी नहीं बाहर निकाल ले जो बॉर्डर पे जो है। हाँ, और जो है कुछ लोग जो हैं कर ली है, खास करके मुजफ्फराबाद एरिया, दूसरा एरिया भी कहाँ खतरा होगा, अपनी एयर कर दी है फॉरवर्ड में। इसका मतलब एक वार लाइक सिचुएशन उन्होंने क्रिएट कर ली है। वैसे भारत की फौजें भी अभी चली लगी गई हैं, पूरी अलर्ट हो गई हैं, वहाँ गिनती भी बढ़ गई है। और क्योंकि सारे जनरल जो हैं उनको वहाँ जो जब मिले थे अपने शाह जी, तो उन्होंने खास कह दिया था भी तैयार रहो, कुछ ना कुछ जरूर होगा और आपको उसके लिए तैयार रहना ही है। क्योंकि जिस तरह से बालाकोट में हमला हुआ था उसके लिए पूरी तैयारी की हुई थी। एयर चीफ ने उस टाइम पे बताया था, जिससे बात हुई थी, वो कहते थे हमने हर चीज इतनी चुप रखी हुई थी, क्या करना है, कहाँ करना, अटैक किया और उनके अंदर जाके अटैक किया, और उनकी इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि हमें रोक सके, और बुरी तरह मार करके आए थे। और कुछ ऐसा ही जब उससे बड़ा होगा, अभी जब उससे नहीं सीखे तो बड़ा ही होगा, तो कुछ ऐसा बड़ा करेंगे जिससे उनको ताउम्र याद रहे कि हम दोबारा ऐसा काम नहीं करें। बिल्कुल सर, आपके पास वापस आएंगे। हमारे साथ आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रज्ञा शर्मा जी जुड़ चुके हैं, जिन्होंने खुद अपने फेसबुक अकाउंट पे जो कहीं ना कहीं नरसंहार हुआ है पहलगाम में, बैसन घाटी में, उनको श्रद्धांजलि भी अर्पित की है। प्रज्ञा मैम, हमेशा हम आपके साथ जब रूबरू होते हैं कई ऐसे सोशल मुद्दों पर आप बात करते हुए नजर आते हैं। मैम, कल जो सारा सीन एक पूरे भारत ने नहीं पूरी दुनिया ने देखा है, हर एक शख्स जो घर में बैठा हुआ था
टीवी स्क्रीन पे जब ऐसी न्यूज चली तो सबकी आंखें नम हो गई थी। मैम आपने भी खुद अपने फेसबुक अकाउंट पे वो पोस्ट डाली है, हमने भी देखा है। मैम क्या कहना चाहेंगे इस सारे अटैक के ऊपर? थैंक यू शिप्रा। जो मैंने सुबह जब सब काफ़ी आहत थे और शब्द नहीं है बयान करने के लिए, तो मैंने ये लिखा था क्योंकि मैं जानना चाहती थी उन टेररिस्ट से कि जश्न हैवानियत का जो जुनून तुम पे है, क्या मजहब के नाम पे ही हर गुनाह करोगे? एक मासूम की आहें और खून तुम पे है, क्या खुदा से कह पाओगे कब खुद को माफ करोगे? चलो माना खुदा को भी मना लोगे, क्या पता खुद को ही खो दोगे। जो ह्यूमैनिटेरियन एंगल से हमेशा समझने का एक रहता है कि कोई इंसान अपनी ही प्रजाति का कोई और इंसान है, उसकी तरफ तो ऐसा जानवर भी नहीं करते। जानवर भी एक दूसरे को सुरक्षा देते हैं और दूसरों का सामना करते हैं। तो इंसान इंसान का दुश्मन बन गया, तो ऐसा मजहब तो किसी काम का नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। तो उनकी इतनी ज़बरदस्त, जैसा सर बता रहे हैं, ब्रेन वॉशिंग होती है। एक तो उनकी जो पढ़ाई होती है, तालीम बहुत कम होती है, जिस भी कारण से गरीबी हो गई या फिर पारिवारिक माहौल वैसा नहीं रहता है, वैसे बच्चों को वो टारगेट करते हैं, उठाते हैं और उनकी ब्रेन वॉशिंग करती है। सबसे पहली मृत्यु मेरे हिसाब से उनकी ही होती है, ऑल्दो वो जीवित होते हैं, पर उनका सब कुछ चला गया, कभी भी वो मर सकते हैं। उनका एक मोरल पूरा जो फैब्रिक है वो खराब हो गया, ना वो कभी कोई फैमिली रख पाएंगे, ना उनकी कोई तालीम बढ़ेगी आगे, उनकी ग्रोथ तो वही रुक गई। तो सबसे पहला जो शहादत है वो उनकी उसी वक्त हो जाती है जब वो ऐसी किसी चीज के लिए राजी होते हैं। दोबारा जो फिर उनकी ये ट्रेनिंग होती है, थ्रू आउट उनको ब्रेन वॉश किया जाता है। तो ये जो नंबर्स हम देख रहे हैं 27 या वॉर लाइक सिचुएशन जो है, ये मुझे लगता है साइकोलॉजिकल वॉर ज्यादा है और लोगों की साइकी को कैप्चर करने का एक तरीका है। जो इनका हथियार है बहुत वेल टाइम्ड, मतलब दुश्मन से भी जैसे हम कुछ सीख सकते हैं, तो इसमें हम ये सीख सकते हैं कि उनकी टाइमिंग बहुत ज़्यादा प्लानिंग के बाद की गई थी। कि ऐसी जगह फर्स्ट ऑफ ऑल चूज की गई जो आइसोलेटेड है, जहाँ लोग निहत्थे भी मिले और उनको पकड़ने भी कोई ना आ सके, ना उनकी मदद के लिए कोई आ सके। अच्छा प्रज्ञा मैम, एक चीज आपसे पूछना चाहेंगे कि जैसे बैस्टर्न घाटी में अभी हमने देखा कि करनाल का एक न्यूली वेड कपल, जिनकी अभी एक हफ्ता पहले रिसेप्शन पार्टी हुई, एक सपना देख के अपने ड्रीम डेस्टिनेशन तक पहुंचते हैं कि कुछ वक्त बिता के आएंगे, लेकिन वहां पर एक न्यूली वेड कपल जो गया, वाइफ की आंखों में सपने और वो अपने हस्बैंड को खो देती है। वो पोस्ट भी आपकी तरफ से डाली गई। मैम क्या कहना चाहेंगे, ह्यूमैनिटी कहाँ रह गई? क्या धर्म के नाम पर आज भी जो लड़ाई हम सालों पहले देखा करते थे, आज भी वही तस्वीर देखने को मिलती है, लेकिन वो जो डर वाला माहौल एक पैदा हो चुका है और फिर से बार बार यही कहा जा रहा है कि ये तो जस्ट एक ट्रेलर है, अभी आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो मैम आपको क्या लगता है कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो और कितना अलर्ट होगी इन चीजों को लेकर? जो धर्म के नाम पर, जो मजहब के नाम पे ये नफरत फैलाना चाहते हैं, वो तो काफी मतलब एक अलग मसला है, क्योंकि बहुत सेंसिटिव उन्होंने, जैसे कि ये तो हमारी समझ में बिल्कुल आता है कि उनकी कोई भी एफिलिएशन कश्मीरी जो कौम है उनसे नहीं है। कश्मीरी जो हमारे हिंदू मुस्लिम भाई बहन वहाँ हैं, जो डेली मेहनत कश कमाते हैं, और इसमें से जिनमें डेथ हुई है उसमें भी एक कश्मीरी मुस्लिम शामिल है, वो सारे प्रदर्शन पे पहले ही निकल चुके हैं और वो कह रहे हैं कि ये गलत हुआ है। हम कश्मीर की धरती को उसकी मेहमान नवाजी के लिए भी जाना जाता है, तो हम इनके बस कहने से इनको इस्लाम का करता धरता नहीं मान लेंगे। एक लश्कर तैयबा जो कहते हैं ना, इसका मीनिंग मैंने रास्ते में देखा अभी कि लश्कर, पाक लश्कर, तो ये कहीं से भी ना, ये तो सारे काम इनके नापाक हैं। तो ये जो अपने आप को सेल्फ प्रोक्लेम्ड इस्लाम का मसीहा मानने बैठे हैं, तो हम नहीं इन्हें मानेंगे, क्योंकि जो इस्लाम की हमारे देश में या फिर इवन पाकिस्तान में जो आम आदमी है, जो सबसे ज्यादा जिनकी जाने जाती है, वो उनमें मुस्लिम भी हैं, हिंदू भी हैं। तो ये टारगेटेड अप्रोच जो इन्होंने लिया है, हिंदूज को आइडेंटिफाई करके, नॉन मुस्लिम्स को आइडेंटिफाई करके मारा गया है, ये हिंदू मुस्लिम डिवीजन क्रिएट करने के लिए किया गया है, हमारी खुद की कंट्री में भी। जबकि ऐसा हम खुद कुछ नहीं सोचते। और एक कलमा पढ़ लेने से 4 कलमे तुम्हें याद होंगे और
एक खतना करा लेने से अगर तुम्हें लगता है तुम मुस्लिम हो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम तुम्हें कहीं से भी कुरान तुमने पढ़ी नहीं होगी, हमें पता है, और कहीं से भी किसी भी धर्म के लायक नहीं है ये लोग, ये मेरा मानना है। और क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ लोगों ने वहां पे लाइव वीडियो भी पोस्ट की और उनका यही कहना था कि जो टेररिस्ट थे उनकी तरफ से जो लैंग्वेज बोली जा रही थी वो कश्मीरी नहीं थी, वो एक पंजाबी लैंग्वेज में बात कर रहे थे। तो प्रूफ तो वही हो गया था कि वो कहाँ से आए हैं और क्या टारगेट और क्या मिशन लेकर वो पहुंचे थे। तो मैम आने वाले टाइम पे अब जैसे यात्रा भी शुरू होने वाली है अमरनाथ की, लोग कैसे जाएंगे? क्योंकि जो उनका एक सपना लेके लोग अपनी यात्रा पे जाते हैं, भोले बाबा के द्वार तक पहुंचते हैं, केदार तक पहुंचते हैं, तो वो कहीं ना कहीं जो डर वाला माहौल है उससे कैसे बचा जा सकता है? डर का भी माहौल है, उत्तेजना का भी माहौल है, काफी भावनात्मक मिक्स्ड इमोशंस हैं अभी। डर से ज्यादा चौकन्ना होने की जरूरत है। जैसा सर ने बताया, अमरनाथ यात्रा को स्पेसिफिकली टारगेट किया गया। टाइमिंग यूएस के जो उप प्रधान प्रेसिडेंट आए हैं उनके आगमन के हिसाब से इसको प्लान किया गया है। प्रधानमंत्री बाहर सऊदी अरब के साथ बाकी इस्लामिक कंट्रीज से अपने रिश्ते मजबूत करने गए हैं, उसकी आक्रोश में ये प्लानिंग की गई है। तो काफी कुछ ये एक साथ टारगेट करना चाहते थे, जिसमें कि ये इनका मकसद है। तो इनके मकसद को सफल नहीं होने देना है, पर चोट तो पहुंचेगी। सबसे ज्यादा चोट कश्मीरियों को ही पहुंचेगी, क्योंकि अब तो मुझे नहीं लगता कि काफी टाइम तक चाहे कुछ भी हो जाए, लोग कश्मीर जाने से लोगों को फिर से पहले की तरह डर लगेगा। तो जो वहाँ के मेहनत कश लोग हैं, जो डेली वहाँ के पर्यटन पे ही निर्भर है वहाँ की काफी इकोनॉमी, वो उससे सबसे ज्यादा आहत होंगे। उनकी आंखों में हमसे पहले आंसू हैं जिन्होंने सामने देखा। तो ये इनका जो अप्रोच है, ये कश्मीरियत की तरफ नहीं है, ये इनकी पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स है। इनका डेमोक्रेसी और मिलिट्री का पलड़ा ऊपर नीचे होता रहता है। तो जो अभी मिलिट्री है वो फिर से अपने आप को रीस्टैब्लिश करना चाहती है। डेमोक्रेसी से इनका दूर दूर तक वास्ता नहीं है, तो कश्मीर में क्या डेमोक्रेसी लाएंगे? तो इनको है कि हम अपने आप को फिर से इंडिया के अगेंस्ट कुछ कर दें तो हमारे इधर वारे न्यारे हो जाए, हमारी पॉलिटिकल गेन्स हो जाएं। ये सारा कुछ जो होता है ना, सियासत का खेल होता है, जो गाजा में चल रहा है इतने साल ही हो गया, ज्यादा हो गया उससे। तो उसमें भी कहीं ना कहीं इजराइल के जो हैं चीफ, उनकी अपनी पॉलिटिकल गेन्स हमेशा रहती हैं। सारे लीडर्स की अपनी पॉलिटिकल गेन्स होती हैं, चाहे कुछ भी हो। तो हम मोर ऑफ डिफेंसिव मोड में ही हैं, पर हम बिल्कुल हाथ निहत्थे होकर और इनका सामना तो कर नहीं सकते। तो कुछ प्लान्ड और टाइमली रिटेलिएशन और जवाब तो देना पड़ेगा, पर साथ में ही ये समझना जरूरी है कि उत्तेजना में आके हम भी सोचते, मैंने भी सुबह सोचा कि मतलब इनकी तरह ही मतलब है ना, खत्म कर दो, ये आता है लोगों के मन में। पर फिर हम उनसे अलग नहीं हुए ना। फिर अगर वो निहत्थों पे वार कर रहे हैं, कुछ लोगों के बैक पे गोली मारी है पीछे जी, तो मतलब युद्ध का भी जो नियम होते, युद्ध में भी नियम होते थे कि निहत्थों पे वार नहीं करना है, और जाति और धर्म पूछकर जो वार, मतलब ये सब तो युद्ध अपनी इनके, मुझे लगता है टेररिज्म की किताब से भी बाहर इन्होंने इस बार तो हद ही कर दी कि ये अटैक, जैसे सर ने कहा, ये अटैक नहीं है, ये जिनोसाइड है, नरसंहार है, एक्चुअली मैसेकर है। तो अटैक तो फिर भी प्लान्ड होता है और दोनों साइड से हथियार यूज होते हैं। बिल्कुल मैम, जैसे कर्नल सर हमारे साथ जुड़े, हर एक वैलिड पॉइंट उन्होंने रखा, बहुत सारे आर्टिकल्स वो लिखते हैं, बहुत सारी बुक्स उनकी तरफ से पब्लिश हो चुकी है। मैम जैसे एक एक्सपीरियंस पर्सनालिटी हमारे साथ जुड़े, आपने भी सुना उन्हें, और कहीं ना कहीं बहुत ऐसी लाइव तस्वीरों से वो रूबरू हो चुके हैं कि जब एक ऐसा जंग वाला माहौल पैदा हो जाता था धरती के उस वर्ग पर, लेकिन आंखों में एक सपना, एक उम्मीद जगी थी। प्राइम मिनिस्टर के ने जो रास्ते खोले, कश्मीर के टूरिस्ट वहां पे पहुंचा, आपने कहा कि अभी फिर लोगों में एक डर पैदा होगा। मैम क्या आपको लगता है कि एक आम नागरिक किस तरीके से हेल्पफुल प्रूव हो सकता है आगे आकर? क्योंकि जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है तो हम सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ देते हैं, ये अब जो करेगी हमारी गवर्नमेंट करेगी, लेकिन एक आम नागरिक किस तरीके से हेल्पफुल प्रूव हो सकता है इन चीजों में? ये बिल्कुल आपने सही चीज जो मैं शेयर भी करना चाहती थी आपने पूछी है, कि आम नागरिक को लगता है कि चलो हम तो क्या कर सकते हैं, तो हम थोड़ा सा जैसे सोशल मीडिया सेंसेशन ही क्रिएट कर सकते हैं। तो उत्तेजना में मत करो, कुछ जो उनका मकसद है वो पूरा नहीं होने देना है। और अभी थोड़ा सा रेट्रोस्पेक्ट करो तो हम लोग पिछले एक साल में क्या कर रहे थे। पिछले एक साल में जो मैंने न्यूज में देखती थी, काफी दुखद रहा है। मैं कर्नाटका से रही हूँ, मैं बहुत अच्छी कन्नड़ा भी बोल सकती हूँ, पर अगर कोई कन्नड़ा नहीं बोलना चाहता है या नहीं आती है, जो भी कारण है, हिंदुस्तान में कोई कहीं भी कोई भी लैंग्वेज बोल सकता है। तो ये जो
राज्यवाद शुरू हो गया था, मराठी नहीं आती है तो वायलेंस, कन्नड़ा नहीं आती है वायलेंस। हम क्या कर रहे थे, हम अपनी छोटे छोटे मसलों में बड़ा मसला भूल रहे थे। कि जो होता है ना कि दो की लड़ाई में तीसरे को फायदा, तो आपस में जो ये हम लड़ रहे थे कि कन्नड़ा नहीं आती तो निकल जाओ यहाँ से, और भी दूसरे प्रदेश हैं, या फिर दलित और जो बैकवर्ड कास्ट, और इन सब में जो हिंदुओं को भी चलो बांटा जा रहा था, वो सारा जब होता है, जब हम छोटी छोटी चीजों में फोकस करते हैं तो फिर भगवान हमारा फोकस रीफोकस करके किसी और चीज पे लाते हैं। तो ये वो मौका है कि आप विभाजित होना बंद करें, और ये सब, एक इंसान को दूसरे इंसान से अगर प्यार हो तो उसको किसी रिलीजन की जरूरत नहीं है। कल की बात है, मैं सिख फैमिली में मैरिड हूँ, ऐसे मैं ब्राह्मण हूँ, तो मेरा बेटा है, तो उसको मैंने आज तक नहीं बताया हिंदू क्या होता है और सिख क्या होते हैं, तो उसको कहीं से पता चलना ही है, तो उसको ये वर्ड पता चला हिंदू। तो उसने कल मुझे, हमें सुना होगा बात करते हुए, तो पूछा कि किसको मारा, तो मैंने कहा नहीं किसी को नहीं, लोगों को मारा। किसने मारा, तो टेररिस्ट ने मारा, हिंदुओं को मारा। तो मैंने उसको अभी भी यही जवाब दिया, जबकि सच में हिंदुओं को ही मारा है, कि नहीं टेररिस्ट तो किसी को भी मार सकते हैं, उन्होंने हिंदुओं को नहीं मारा, क्योंकि उन्होंने सिर्फ 30 हिंदुओं को नहीं मारा है, उन्होंने पूरी मानवता और पूरी भारत के जितने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने हैं सबके ऊपर चोट किया है। इनका कोई धर्म मजहब नहीं होता। जब चिट्टी सिंहपुरा में वारदात हुई थी तो इन्होंने 35 सिख भाइयों को निकालकर घरों से इंडियन आर्मी के वस्त्र पहनकर उनको मारा था, और ऐसा प्रोजेक्ट करने की भी कोशिश गई थी। जस्ट ऐसे ही बिल क्लिंटन आने वाले थे कि हम इंडियन आर्मी से हैं और सिखों का एक तरह से नरसंहार किया गया। तो ये अपने स्ट्रैटेजीज बदलते रहेंगे, वो आपकी जो कमजोरी होगी उस पर हिट करेंगे, तो कमजोर ना बने। बिल्कुल सर, जाते जाते लास्ट हमारा सवाल सेम रहेगा जो हमने प्रज्ञा मैम से पूछा कि ह्यूमैनिटी, कहीं ना कहीं हम बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में ह्यूमैनिटी इंसानियत के ऊपर लेक्चर्स भी दिए जाते हैं, डिबेट्स भी होती है, लड़ाइयां भी होती हैं उसको लेकर, लेकिन जब बात इस तरीके का जो कल सारा सिनेरियो क्रिएट हुआ है, सर इंडियन आर्मी, जो आप खुद सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड पर्सन है इस फील्ड से, कि आपने बहुत सारी ऐसी फाइट्स देखी हैं, युद्ध होते हुए देखे, जंग बड़ी बड़ी देखी है सर, इंडियन आर्मी जो दिन रात भूखी प्यासी हमारी प्रोटेक्शन के लिए खड़ी है, लेकिन जब इस तरीके की बातें आती है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, उन्हीं हमारे ऑफिसर्स के लिए ट्वीट करना शुरू कर दिया जाता है कि क्या कर रहे हैं वो लोग हमारे लिए, लेकिन हम खुद आगे आके कुछ नहीं करते सिर्फ एक ट्वीट करने के अलावा। तो सर ह्यूमैनिटी से रिलेटेड आपको क्या लगता है, प्रज्ञा मैम से भी यही सवाल था, आपसे भी यही, कि कैसे आम नागरिक आगे आ सकता है, उनकी कैसे हेल्प कर सकते हैं हम अपने इंडियन आर्मी की? ये धर्म वाली बात जो है ना, इनका पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो नेशनल पोएट है अल्लामा इकबाल है, वो साफ कहता है धर्म नहीं सिखाता आपस में वैर रखना। एक मैं घटना अपनी सुनाता हूँ। पाकिस्तान में बांग्लादेश में जब लड़ाई चल रही थी एरिया में, मेरे साथ मेरा जो ऑपरेटर था वो मुस्लिम था, और जो मेरा टेक्निकल असिस्टेंट था, तो मैं एज एन ऑब्जर्वेशन पोस्ट ऑफिस था, वो एक हिंदू था। वो पहले आपस में छोटी छोटी बात पे धर्म के नाम पे झगड़ते रहना, लेकिन जब हम माइन से निकल रहे थे तो उसकी जो मुस्लिम था, सलीम था, उसकी टांग उड़ गई। अब ये जो गोलियां चल रही हैं, माइन में जा रहे हैं, पता नहीं किसने उड़ रहा है, राम प्रकाश ने उसको पीठ पे उठाया, गोलियों के बीच में जाते हुए वो जब जहां बंकर में पहुंचना था, अटैक करना था, वो खुद लेके गया गोलियों के बीच में। तो उसके बाद जब हम मिल रहे थे, मैं कहा भी तुम तो धर्म के नाम पे लड़ते रहते हो, कहता ये तो मेरा साथी है, इसके साथ तो मैंने जीना है। और उसके बाद जब उसने कहा था कि जब हमने दोबारा आगे जाना था, तो मैंने कहा भी इसको तो पीछे छोड़ना पड़ेगा, कहता नहीं इसको साथ ही इसी को लेके जाना है। मैं कहता फिर इसका रेडियो सेट कौन उठाएगा, कहता मैं उठाऊंगा, जब इसको उठा सकता हूँ तो इसका रेडियो सेट भी उठा दूँ। तो जो ह्यूमैनिटी है ये बहुत बड़ी चीज है। ये धर्म जो है मतलब के में इस्तेमाल हो रहा है। अभी आप जानते हैं पशु पक्षी भी एक दूसरे में कितना प्यार करते हैं। आपने एक वीडियो देखी होगी, हिरण जो है सड़क के ऊपर खड़ा हो जाता है, गाड़ी को सामने चाहिए उसको रोक देता है और पीछे से पहाड़ गिरता है। इसका मतलब उसको भी पता है कि मैंने लोगों को बताना है। और आपने ये भी और भी बहुत ऐसी घटनाएं जो टीवी पे देखी होंगी, जब जानवर तक कुत्ता है
एक बच्चा पानी में गिर जाता है, कुत्ता भागता है उसको पानी में से निकाल के बाहर लेके आता है, एक ट्रैक्टर के सामने जाता है तो उसको निकालता है। तो जो जानवर तक जो ह्यूमैनिटी है उनमें असली जो है एक दूसरे को बचाव की शक्ति है, वो इंसान में जब ये खो जाए तो इंसानियत नहीं, वो जानवर से भी बदतर हो जाता है। ये जानवर से बदतर हो चुके हैं जिनको अपनी ह्यूमैनिटी क्या अपने लोगों का भी ख्याल नहीं है। और मैं ये भी बता दूं कि पहले जो है ये जितने भी बने हुए हैं पाकिस्तान में मुसलमान हैं, जी। ये पहले हिंदू ही थे, वहां से कन्वर्ट हुए हैं ना, उन्हीं से बोलता हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ कि वहां की लहलपुर की एमपी खड़ी थी, मैं गरेवाल हूँ, वो भी गरेवाल थी, मैं उनको बुलाता हूँ इधर, वो आती हैं, हमें जो बहन कहती हैं, तो और भी उनके वहां से आते हैं गरेवाल सारे। तो वहां तो हमें तो भूल जाता है, क्योंकि गरेवाल जो जाट भी है, गरेवाल हिंदू भी है, सिख भी है, इनफैक्ट क्रिश्चियन भी है और मुसलमान भी हैं। हम सब इकट्ठे होते हैं जब गरेवाल की मीटिंग होती है। और वहां कहाँ गया धर्म? वहां ह्यूमैनिटी सबसे प्रायोरिटी है, एक दूसरे का प्यार सबसे प्रायोरिटी है, इंसानियत सबसे प्रायोरिटी है, जो हमें अपने दिमाग में और अपनी जो नई पीढ़ी है उसको सिखाना है। भाई हर एक से प्यार करो, कभी किसी को दुख नहीं देना है, जहां आपकी जरूरत है उस वहां पहुंच जाओ। क्योंकि आपने देखा गुरु गोविंद सिंह जी जब रंगड़ों ने हमला किया गांव पे हिंदुओं के ऊपर, गुरु गोविंद सिंह अपने बेटे को साथ लेके चले गए, हमला किया, उनको भगा दिया वहां। और ऐसी बहुत घटनाएं हैं, जैसे जब अफगानिस्तान के जो राजा थे, 20,000 जो लड़कियों को लेके जा रहे थे, तो सिखों ने हमला करके उनको छुड़वाया था, क्योंकि इंसानियत थी, और घर घर जाके छोड़ के आए थे और कहा था तुम मेरी बहन हो और तुम्हारा खर्च मैं करूंगा। तो जो इंसानियत है ना, वो सबसे बड़ा धर्म है। बिल्कुल। अभी जैसे प्रज्ञा मैम से बात की, तो कहीं कहते हैं ना कि हम घर में जो अपनी बच्चों को सिखाते हैं वो वही सीखते हैं। उनके छोटे से बच्चे ने जैसे कल सवाल किया कि मम्मी किसको मारा गया? हिंदुओं को मारा गया, एक क्वेश्चन मार्क, लेकिन जवाब क्या मिला सामने से कि ह्यूमैनिटी को, इंसानियत को मारा गया। मतलब कहीं ना कहीं जैसे एक बड़ी खूबसूरत बात प्रज्ञा मैम की तरफ से कही कि हम अपने घरों से ही अगर शुरुआत करें कि अपने बच्चों को ही सिखाया जाए कि धर्म क्या है, एग्जैक्टली धर्म की डेफिनेशन क्या है, तो शायद कुछ बदलाव हम देख सकते हैं आने वाले वक्त में। एक्चुअली हम आर्मी में साफ है। मैं जब आर्टिलरी सेंटर में कमांडिंग ऑफिसर था, मेरे नीचे चर्च, मंदिर, गुरुद्वारा और मस्जिद थी, और मैं सब फंक्शन में जाता था, सबसे आगे होता था। कभी किसी वहां तक कुछ नहीं लगता था, हमें पता नहीं लगता ये धर्म कहाँ से आता है, क्योंकि वहां जो सबको हमने इकट्ठा रहना होता है। क्योंकि आर्मी में जो अफसर होता है उसके जो जवानों का धर्म है उसके लिए वही प्रायोरिटी होती है, और हम वैसे ही आज जो है इसको फॉलो करते आ रहे हैं। हमने नहीं सीखा था कि धर्म एक दूसरे से लड़ाता है, जैसे मजहब नहीं सिखाता कि आपस में बैर रखना, वो तो वहां तो प्यार करते हैं सब कुछ, और हमारे लिए जान देते हैं। जब लड़ाई में होते हैं, मुस्लिम भी जान देता है, सिख भी जान देता है, हिंदू भी जान देता है। एक अफसर के लिए या अफसर को भी उसके लिए पूरी रक्षा रखनी पड़ती है, मैं इसको बचाऊं, मेरा बच्चा ना कहीं नुकसान हो जाए। तो जब ये सिखलाई आर्मी वालों को यही सिखाई गई है, तो मैं हैरान हूं, ये पागल जर्नैल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऐसी बात क्यों बोल रहा है? क्योंकि मेरे को ये भी पता है कि पाकिस्तान में भी आर्मी में सिख हैं, तो उनके साथ कैसे व्यवहार करता होगा फिर ये? क्या ये चीजें सोच रहा होगा? क्योंकि फोटो आपने देखा होगा, इसका मतलब उसको बेसिक असूल जो है इंसानियत के नहीं पता है। तो वो सिर्फ अपनी एग्जिस्टेंस के लिए, अपनी होंद को बचाने के लिए धर्म का गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहा है, जो नहीं होना चाहिए। और हम सबको सावधान हो जाना चाहिए, और हमको समझ लेना चाहिए कि ये एक चाल है, जुनूनी चाल है, जो इंसानियत को नुकसान करने पे तुली है। कभी आपने देखा है कश्मीरियों ने जब ये सुना है कि इतना हमला हुआ, निशानी हुई है, तो उनको छिड़वाने लेके आने वाले भी तो थे ही, कश्मीरी थे। और उसके बाद मस्जिदों में अनाउंस हो रहा है कि ऐसी ऐसी घटना हुई है जो हम निंदा करते हैं, और जुलूस निकले हैं, वहां बहुत जुलूस निकले हैं कश्मीर में कि ये जो घटना है आतंकवादियों ने की है, हम उनकी निंदा करते हैं, हमें जो है मदद जितनी जिसको चाहिए हम देंगे।
और उनको उठा के कंधों में उठा के कौन लेके आया था जो बीमारी थे, तो जो मुस्लिम बाहर बैठे थे। तो वहां तो ये धर्म नहीं बीच में आया, वहां तो इंसानियत थी। इंसानियत जो है एक बहुत बड़ा ज्वाइनिंग फैक्टर है, मिलाने वाला फैक्टर है, जो हमें अकील मेंटेन रखना चाहिए, और ना कि ये धर्म के नाम पे लड़ाइयां पैदा करनी चाहिए, दो नेशन थ्योरी नहीं चलानी चाहिए, ये आपस में बैर नहीं रखना चाहिए। और ये कितना अच्छा होता अगर दोनों देश मिलके रहते। ये कश्मीर का चक्कर डाल दिया, फलाना डाल दिया, अगर व्यापार खुल जाता है तो पंजाब का क्या है, पंजाब तो बहुत डेवलप हो जाता था, उसका भूखा नहीं मरता। अब क्या बुरा हाल है उनका, अब भूखा मर रहे हैं, उनके जो बच्चे रो रहे हैं कि हमें ना नौकरी मिल रही है, ना काम मिल रहा है, उनके पास तो ना सब्जी है। कहते थे पहले इंडिया से हमें सब्जी आ जाती थी, बहुत सस्ता मिल जाता था। तो ये जो है एक धर्म की आड़ से दो दुश्मनियां ऐसी पैदा हुई हैं जिन्होंने उनको ऐसा अलग कर दिया है कि वो अपना ही फायदा नुकसान भूले हैं। तो बहुत खूबसूरत बात सर आपने कही। लास्ट में जाते जाते एक सवाल हमारा प्रज्ञा मैम से रहेगा। मैम, अभी हाल ही में जैसे जो आपने बताया कि आपने अपने छोटे से बच्चे को क्या जवाब दिया है, तो मैम हम चाहते हैं आप इतनी बुलंदी से आगे आते हैं, बिना डरे आप अपनी आवाज सामने रखते हैं। तो मैम, आपको अगर मौका मिला इस तरीके से मोटिवेशनल बातें आगे रखने का, सिर्फ अपने बच्चे को नहीं, समाज के हर बच्चे को इस तरीके से समझाना कि एग्जैक्टली रिलीजन, एग्जैक्टली धर्म की डेफिनेशन क्या है, या किस तरीके से हमें अपने धर्म को बचा के रखना है, किस तरीके से हमें अपनी कंट्री को बचा के रखना है, तो आप तैयार हैं? हाँ जी, मैं धर्म में मतलब कोई भी इंसान इतना बड़ा होता है एक धर्म में बनने लायक नहीं। वो समझो कि एक सोसाइटल कंस्ट्रक्ट है कि जिस टाइम पे हम पैदा हुए हैं तो धर्म थे, हजारों साल पहले धर्म नहीं थे, तो लोगों में एक डर या फिर एक मोरल प्रिंसिपल इंस्टिल करने के लिए धर्म को लाया गया धीरे धीरे। जो पुराने धर्म है, नए धर्म है, तो कहते हैं लोग कि पहले मुस्लिम भी हिंदू थे, सिख भी हिंदू थे, हिंदू भी पहले कुछ और होंगे, मतलब इंसान तो थे ही कभी भी, है ना। जब से इंसान है तब से ये तो है कि ये नहीं भूलना कि किसी का खून बहता देख रहे हैं, चाहे वो जानवर ही हो, तो तुम्हें दर्द कैसे नहीं होता। ये तो मतलब इंसानियत नहीं भूलनी। दूसरा कि जो एक होती है तालीम, सबसे इम्पोर्टेंट एजुकेशन, वो अपनी एजुकेशन पहले खत्म करो और फिर बातें करना शुरू करो। जितनी नॉलेज तुम्हें किताबें दे सकती हैं वो कोई भी मौलाना या वो कोई भी पंडित या कोई भी धर्म का मसीहा बन के नहीं दे सकता है। वो तुम्हें सिर्फ फिर बरगला सकते हैं। तो बरगलाया जाता है वक्फ बोर्ड के जो भी फैसले हैं, जो भी उसको समझे बिना लोगों ने हिंसा कर दी। पश्चिम बंगाल भी सुलग रहा है, कुछ हिस्से उधर भी अफेक्टेड हैं। तो चीज़ों को समझने के लिए खुद पढ़ो, किसी और की इंटरप्रिटेशन पे मत रहो। और जब भी तुम्हें दिखे किसी का इसमें फ़ायदा है, तो वो बंदा कभी भी, अगर उसमें उसका थोड़ा भी फ़ायदा है, तो कभी अपने सही बात तुम्हें बताएगा नहीं। तो अपनी कुरान खुद पढ़ो, दूसरों की मैं भी चाहूँगी किसी दिन की कुरान ख़त्म करूँ मैं। तो ये कोई भी धर्म, कोई मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। तो बिल्कुल सही बात है कि बैर रखने के लिए ही और लड़ने मरने के लिए ही अगर धर्म बनाया था, तो फिर बनाया ही क्यों? फिर तो ठीक थे ना आदि मानव ही, जो कम से कम एक दूसरे को तो नहीं मारते थे। बिल्कुल। जी हाँ, तो आपने देखा एक हेल्थी कॉन्वर्सेशन लेकर लाइव में आपके साथ जुड़ी, हमारे साथ जुड़े कर्नल DS गरेवाल जी, साथ ही साथ आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रज्ञा शर्मा। तो चलिए मिलकर आज हम सब मिलकर एक ओथ लेते हैं, एक शपथ लेते हैं कि हमें अपने सोसाइटी के लिए क्या करना है। इसकी शुरुआत कीजिए अपने घरों से, एक छोटी सी पहल कीजिए, अपने बच्चों को सिखाइए कि धर्म क्या होता है, धर्म के नाम पे लड़ाई क्या होती है, हमें किस तरीके से धर्मों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। क्योंकि जो कल देखा भारत ने नहीं, पूरी दुनिया ने, इस तरीके की तस्वीर दोबारा कोई नहीं देखना चाहेगा, क्योंकि हर एक शख्स की आज भी आंखें नम है। तो चलिए सब मिलकर आज एक शुरुआत करते हैं कि अपनी धरती को बचाना है, हमें कहीं ना कहीं ह्यूमैनिटी को बचाना है, इंसानियत को बचाना है। आने वाली हर एक अपडेट के साथ जुड़े रहिए टाइम्स पंजाब टीवी के साथ। टाइम्स पंजाब देखने वाले सारे दर्शकों मैं गुजारिश करदा कि इस चैनल को लाइक करो, सबसक्राइब करो। थैंक यू।
ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਟਾਈਮਸ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਅਦਿਤੀ ਆਰਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਦਿਲਰਾਜ ਗਰੇਵਾਲ। ਟਾਈਮਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰੋਤੇ ਨੇ ਉਹ ਪਲੀਜ਼ ਕੱਲੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜੈਨੂਇਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇ ਆਫ ਇੰਟਰਵਿਊਇੰਗ ਬਹੁਤ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਉਹ ਟਾਈਮਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ, ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।